नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से देख रहा हूं। सुबह से पटना में विपक्षी दलों की बैठक हो रही है। आज तक आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं की धज्जियां उड़ाते हुए देखे थे। आज पहली बार विपक्षी दलों का जो समीकरण है उसको लेकर मैं विश्लेषण करने जा रहा हूं, क्योंकि ये जो पार्टियां हैं आपस में इतनी तरह से लड़ चुकी हैं, कट चुकी हैं कि अब बैठकर ये फैसला करना चाहती हैं कि कैसे हम एक हो जाएं और कैसे हम भारतीय जनता पार्टी को रोक सकें। हो सकता है ये विश्लेषण यानी कि जो आईना मैं आज दिखाने जा रहा हूं वो आपके नेता के खिलाफ हो, आपके पार्टी के खिलाफ हो, लेकिन समझने की कोशिश करिए कि जो आपके पार्टी की कमियां हैं अगर वो सुधार ली जाए तो उसका फ़ायदा किसको होगा? विनय दुबे को थोड़ी होगा। सत्ता आपको मिलेगी, जश्न आप मनाएंगे, जीत के बाद गुलाल आप उड़ाएंगे। विनय दुबे तो घर में बैठ के केवल खबर ही बना सकता है। देखिए, ऐसा बात है कि विपक्षी एकता को लेकर जो आज बारात पटना में जमा हुई है ना, हकीकत तो ये है कि इस बारात में सभी जो हैं दूल्हे ही हैं, कोई बाराती नहीं दिखाई दे रहा है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, तथ्य के साथ चलिए आपको मैं बताता हूँ। कांग्रेस में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है? राहुल गांधी। विश्व के अंदर ये नाम की चर्चा है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए भारत से अमेरिका तक चले गए। क्या ये बात ममता बनर्जी या नीतीश कुमार को मंजूर है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया जाए? बिहारी ये चाहता है कि उनके जो नीतीश कुमार हैं, क्योंकि 7 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनसे बड़ा अनुभव किसी के पास नहीं है, तो क्या नीतीश बाबू को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता? क्या ये बात राहुल गांधी मानेंगे? ये सबसे हट के ममता बनर्जी जो एकमात्र महिला और मुख्यमंत्री हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के आंखों में आंखें डालकर उनके सीने पे लात मारती हैं, ऐसी लड़ाकू और जज्बाती महिला को अगर प्रधानमंत्री नहीं बनाया तो कहीं इस देश के साथ नाइंसाफ़ी तो नहीं होगी? क्या वो महिला जो काली रूप लेकर भारतीय जनता पार्टी का संहार करती आई है, हर मोर्चे पर वो जीतती आई है, क्या ऐसी महिला को प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहिए? ये बात नीतीश बाबू और राहुल गांधी मानेंगे? महाराष्ट्र से अगर बात करें तो शरद पवार जो हैं सबसे ज़्यादा अनुभव हैं, राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। विपक्षी दलों में जो सबसे अगर अध्यक्ष पद पर किसी को आप देखते हैं तो वो अघोषित अध्यक्ष हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार जी। कितने ही दशकों से वो राजनीति में हैं। महाराष्ट्र की जनता और विपक्षी दलों की जनता अगर वरिष्ठता के हिसाब से देखे तो शरद पवार जी प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। इसी के लिए मैं कह रहा था कि आज जो पटना में जो बारात आई है ना, सभी दूल्हे हैं। क्या ये विपक्षी दल आपस में बैठकर ये तय कर सकते हैं कि पहले हम लोग भारतीय जनता पार्टी से लड़ लेते हैं, बाद में चुनाव का रिजल्ट जो आएगा उसके बाद देखेंगे कि किसके पास सांसदों की संख्या बल ज़्यादा है और जिसके पास ज़्यादा होगा उसे प्रधानमंत्री चुना जाए? लेकिन ये फॉर्मूला विपक्षियों के गले नहीं उतरती है। विपक्षी दलों के पास देश का 70% वोट बैंक है। केवल 30% वोट बैंक के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरी बहुमत के साथ सत्ता में बैठी है। सोचिए, अगर 70% वोट बैंक को अगर मजबूती मिल जाए, एकता आ जाए, तो क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता में वापस आ सकती है? लेकिन इसके लिए आपको समीकरण बिठाने होंगे। अब आप सोच रहे होंगे, विनय भाई ये तो हम भी जानते हैं, इसमें आप नया क्या बता रहे हैं? इसका हल क्या है? आपने परेशानी तो बताई, उसका सलूशन क्या है? मेरे अनुसार अगर सलूशन की बात करें तो अगर 2024 में भारतीय जनता पार्टी को रोक कर विपक्षी दलों की सरकार देश पे बनानी है तो उसका सिंपल एक ही फॉर्मूला है, एक आदमी के सामने एक उम्मीदवार लड़ाओ। अगर भारतीय जनता पार्टी का एक उम्मीदवार है तो तमाम जो विपक्षी दल की जो कैंडिडेट होगा वो एक ही होगा। इससे आपका जो 70% का वोट का बिखराव है वो नहीं होगा। लेकिन ये एक उम्मीदवार तय करने में ही ये विपक्षी दल आपस में कट मरते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप महाराष्ट्र का ले लीजिए तो अगर भारतीय जनता पार्टी का एक उम्मीदवार यहाँ से लड़ रहा है तो उसके सामने महाविकास आघाड़ी यानी कि कांग्रेस, शरद पवार की पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी का एक उम्मीदवार होना चाहिए। जब तक सुबह जब पोलिंग शुरू होगी, मतदान शुरू होगा, जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक वोट पड़ेगा तब तक इन 3 पार्टियों के 3 वोट पड़ चुके होंगे। मतलब लड़ाई 1 वर्सेस 3 की है। तो कौन जीतेगा? एक छोटा 8 साल का बच्चे को भी पूछेंगे तो भी बता देगा कि भैया महाविकास आघाड़ी जीतेगी, क्योंकि यहाँ पे 3 वोट बैंक अलग अलग एक साथ आ चुके हैं। यहाँ पर इकलौता है उसका फिक्स वोट बैंक है, वो नहीं हिलता है। अगर आप उत्तर प्रदेश में बात करें
ओम प्रकाश राजभर, अखिलेश यादव, बहन मायावती जी, जयंत चौधरी, इनके अगर एक उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी से लड़े, कांग्रेस का भी मिला के, तो कहीं जाकर ये उम्मीद लगा सकते हैं कि ये लोकसभा चुनाव में बड़ा चेंज हो सकता है। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इसको लेकर विपक्षी दल आपस में एकजुट होंगे। अब दूसरी कमी क्या है, संगठन को लेकर। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन मैं महसूस करता हूं चुनावों में, वो ये है कि बूथ लेवल के ऊपर नॉर्मली पार्टियों की एक बूथ कमेटी होती है, मतलब जिस केंद्र में मतदान होता है वहां पर एक पार्टी की, राजनीतिक दल की एक बूथ कमेटी होती है। लेकिन बीजेपी उससे भी नीचे उतरकर हर बूथ के ऊपर जो वोटर लिस्ट होती है, मतदान का जो लिस्ट होता है, उसके हर एक पन्ने के लिए एक कमेटी तय करती है। मतलब एक पेज पे अगर 50 वोटर हैं तो उसके लिए एक अलग से कमेटी होगी। मतलब एक पन्ना प्रमुख होगा, उसके अंदर 4 लोग होंगे जो इस पन्ने पर 50 लोगों को निगरानी रखकर कोशिश करेंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करें। ये संगठन भारतीय जनता पार्टी का इतना मजबूत है जिसके आधार पर ये आराम से चुनाव जीत जाते हैं, क्योंकि घरों से वोट खींच के ले जाकर मतदान तक पहुंचाना ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत संगठन के हिसाब से होता है। अगर आप विपक्षी दलों की बात करें तो हर बूथ पर उनकी एक कमेटी है। अगर 4 राजनीतिक दलों की कमेटियां एक साथ बैठकर अगर काम करें तो ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर भारी पड़ जाएगा। तो अगर संगठन लेवल पे बात करें तो मैं लिख के दे सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से बेहतर संगठन इस भारत के अंदर किसी भी राजनीतिक दल का नहीं है। भले आपके पास लाखों की भीड़ आती होगी, लेकिन जब बूथ के संगठन की बात आती है तो आप न के बराबर हैं। एक बड़ी खामी ये भी है विपक्षी दलों के अंदर। तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि अपने ही कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर देना। अगर आप किसी राजनीतिक दल में काम करते हैं तो आपकी अपेक्षा होती है कि आपका नेता आपसे मिले, आपसे बात करे, आपकी पहुंच वहां तक हो। हर आदमी चाहता है कि आपका नाम वो नेता जाने, लेकिन 10 साल की मेहनत के बाद अगर आपका नेता आपका नाम तक नहीं जानता, एक कमी अपने अंदर रह जाती है। पार्टी लेके जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहिए, उसके बाद एक अचानक से दूसरी पार्टी से एक आदमी आएगा, वो आपके सर पर बॉस बनाकर बिठा दिया जाएगा। जिस आदमी को विपक्ष में रहते हुए आपने ज़िंदगी भर गाली दी, अब वो आपका मालिक बनकर आपके लिए काम करेगा और आपकी मजबूरी है कि आप उसका जिंदाबाद कहोगे। ये सबसे बड़ी कमी भी आजकल विपक्षी दलों में देखने मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ा कारण ये है कि आपके साथ अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो क्या आपकी पार्टी आपके साथ खड़ी है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वहाँ पर देखेंगे कि अगर एक छोटे से कार्यकर्ता के साथ भी कुछ हो जाता है तो पूरा संगठन टूट पड़ता है, पुलिस तक को हाथ उठा दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में हमने अभी देखा है, ताज़ा घटना जो है कानपुर की है। अभी मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा कि बजरंग दल वालों की पिटाई हुई, चौराहे पर आंदोलन कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनके एक कार्यकर्ता के ऊपर पुलिस ने एक FIR ले ली। उस FIR को रोकने और कानूनी कार्रवाई न होने के लिए पूरा संगठन टूट पड़ा। क्या आपने कभी देखा है कि किसी समाजवादी कार्यकर्ता के साथ कोई हुआ और पूरा संगठन टूट पड़ा हो? ये कमी आपके अंदर बहुत बड़ी कमी जो मुझे महसूस होती है। कांग्रेस में भी देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो 10 साल से काम कर रहे हैं कार्यकर्ता के तौर पर। अगर उनके घर पर मृत्यु हो जाती है तो कोई भी नेता जाकर हालचाल लेना तो छोड़ दीजिए, एक मैसेज या ट्वीट तक नहीं करता है। ये हालत समाजवादियों में भी है, कांग्रेस में भी है। इस तरह का जब तक आप अपने कार्यकर्ता के साथ नहीं जुड़ेंगे, आपका कार्यकर्ता अपने अध्यक्ष तक पहुंच ही नहीं पाएगा, तो वो आपके लिए काम क्या करेगा। यही कारण है कि संगठन तौर पर भी कार्यकर्ताओं की जो अनदेखी है, इसका खामियाजा कहीं ना कहीं चुनाव में देखने के लिए मिलता है। अब सबसे बड़ा बात, आज मैं वो रहस्य उद्घाटन करने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद आप भी हंसेंगे। 2014 में जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उन्हें ये लग गया था कि हमारे सामने सबसे बड़ा जो विपक्ष है वो कांग्रेस है। उन्होंने क्या किया, एक पूरा सोशल मीडिया का तंत्र चलाया जिसको हम IT सेल कहते हैं। हजारों फेक IDs बनाए गए, लाखों यूट्यूब चैनल्स बनाए गए जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रोपोगेंडा को चलाया गया। सोशल मीडिया, ट्विटर ले लीजिए, फेसबुक के IDs ले लीजिए, भगवान का फोटो लगा लेंगे, हिंदू नाम लिख देंगे, बायो में लिख देंगे राष्ट्रवादी और लगेंगे गरियाने आपको। वो भारतीय जनता पार्टी का IT सेल है। ये वो लोग हैं जो गलत खबरों को सही तरीके से बार बार आपके सामने भेजेंगे। उनको ये लग गया था कि अगर हम अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले कांग्रेस को हमें हटाना होगा। वो जीत के तो आ चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो सामाजिक तौर पे लोगों के अंदर कांग्रेस दिल में बसी थी, उसको हल्का करने के लिए उन्होंने राहुल गांधी को पप्पू बना दिया। ये पप्पू का जो टैग था वो राहुल गांधी ने
भारत जोड़ो यात्रा में हटाया है अपने ऊपर से, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुका था। ये पप्पू वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आईटी सेल द्वारा बनाया गया था। ये इसलिए बनाया गया था कि जब भी विपक्ष की बात की जाए तो लोग राहुल गांधी की छवि को हंसते और मजाकिया लिए लें, ताकि लोग उन्हें गंभीरता से न लें और उनके पास ऑप्शन के तौर पर केवल भारतीय जनता पार्टी रहे, और उसमें ये सफल भी रहे। कितने ही सालों तक उन्होंने राहुल गांधी को पप्पू बना दिया। ऐसा ही एक मसला ईवीएम के साथ था। अब मैं जो कहने जा रहा हूँ ये बहुत गौर से सुनिएगा, फिर आप बोलेंगे विनय भाई ईवीएम का रोना ये हमेशा होता है। ये भारतीय जनता पार्टी जानती थी कि ईवीएम को लेके बार बार सवाल उठेंगे, क्योंकि जिस तरह से वो जीतते आए हैं कहीं ना कहीं ईवीएम की भी उसमें सहभागिता बहुत बड़े लेवल की है। इसी को देखते हुए सबसे पहले उन्होंने चुनाव आयोग के ऊपर अपने लोगों को बिठाना चालू किया, क्योंकि आप जब शिकायत करने जाएंगे तो इन्हीं के पास जाएंगे। उसके बाद इन्होंने एक ऐसा लीगल टीम तैयार किया जो सुप्रीम कोर्ट तक आपके खिलाफ लड़ सके। यही कारण था कि जब भी किसी ने प्रयास किया इस मामले को लेकर सही हकीकत और सबूतों के साथ ईवीएम का पोल खोल करना चाहा, तो उसके ऊपर इतने केस लाद दिए गए कि वो बेचारा थक गया। वो थकता भी क्यों नहीं, क्योंकि जिस पार्टियों के लिए मदद करने के लिए वो कर रहा था मेहनत, उसके साथ ये पार्टियां खड़ी ही नहीं हुई। जब उन्होंने देखा कि चलो आम आदमी की आवाज़ तो बंद कर दिया गया है, लेकिन ये राजनीतिक दल कहीं ना कहीं सबूत खोज रहे हैं, क्योंकि आज तक सभी को ये पता है कि ईवीएम के अंदर बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन सबूत और तथ्य किसी के पास नहीं थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, डमी हैकर्स बनाए। अब सोचे, बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटन में करने जा रहा हूँ कि उन्होंने डमी हैकर्स बनाए और इन बड़े बड़े नेताओं से संपर्क करवाया। कोई अमेरिका में बैठा है, कोई इजराइल में बैठा है, कोई दुबई में बैठा है, बहुत सारे लोग भारत में बैठे हैं। इन लोगों ने क्या किया, इन नेताओं से संपर्क किया कि भैया हम लोग भी ईवीएम का खेला करते हैं, अगर आप चाहें तो आप हमारी मदद ले सकते हैं। नेताओं को भी पहली बार ये कुछ चीज़ अलग सी चीज़ मिली थी। उन्होंने लगा कि चलो कोशिश करते हैं। उन्होंने करोड़ों रुपया इन हैकरों को दिया। उसके बाद ये हैकरों ने उन्हें रिजल्ट के नाम पर लॉलीपॉप चुसा दिया। करोड़ों रुपया तो दे दिए, काम हुआ नहीं। लॉलीपॉप चूसते चूसते ये ऐसा घाव था ना, ये कहीं बोल पाते थे ना कहीं कुछ कर पाते थे। अगर मैं एक उम्मीद के साथ एक आपको उदाहरण के तौर पर अगर बताना चाहूँ तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े सांसद हैं विपक्षी दल के, जिनको एक बलिया के आदमी ने बेवकूफ़ बना दिया। उनसे ईवीएम को सेटिंग करने के नाम पे करोड़ों रुपए ले लिए, और बाद में ये ऐसा घाव था कि वो बेचारे कहीं बोल भी नहीं पा रहे थे, कहीं कुछ कर नहीं पा रहे थे। उत्तर प्रदेश के एक सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता ने एक अमेरिकी आदमी की मदद ली, उसको भी करोड़ों रुपए दिए गए, लेकिन हुआ वही जो आप समझ रहे हैं। दरअसल ये डमी ईवीएम्स के जो हैकर्स थे ये बिठाए गए थे भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और इन तमाम जो विपक्षी दलों से उनसे ज़बरदस्ती कॉन्टैक्ट्स कराए गए, उनको विश्वास दिलाया गया, उनको सैंपल्स दिखाए गए कि हम कर सकते हैं, और बाद में इनको मुंह के बल गिराया गया। वो उनकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा था। वो ये चाहते थे कि कल को अगर सही आदमी इन विपक्षी दलों के पास पहुंचे तो ये लोग विश्वास ना करें। ये इतने जल चुके थे कि अब ये ईवीएम को लेकर अगर कोई इनसे बात भी करना चाहे तो ये बंद कर देते हैं कान वगैरह, कि भैया हमें बात ही नहीं करना है। तथ्यों के साथ, एविडेंस के साथ अगर कोई मिलता है इनको, तो भी ये कहते हैं कि ये चीज़ें हम झेल चुके हैं, अब हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पिछले 2019 से लेकर 2023 तक मैंने भी इस पर बहुत सारे सरकारी दस्तावेज जमा किए थे जो प्रूफ करता था या दिखाता था कि कहीं ना कहीं ईवीएम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब इस चीज़ को लेकर मैं इन नेताओं से मिला तो इनके अनुभव मुझसे भी बहुत ख़राब थे। उन्होंने नाम न बताने की शर्त पर ये बताया मुझे कि यार हम इसमें ऑलरेडी जल चुके हैं, फलाने हैकर आया था हमारे पास, ये चीज़ें हमने कोशिश की लेकिन नहीं होता। ये एक्चुअली जब मैंने स्टडी किया, फॉरेन में जो मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, मैंने उनसे बात किया, तो ये चीज़ समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से सोशल मीडिया पर आईटी सेल बनाकर राहुल गांधी को पप्पू बना दिया, उनकी छवि को एक मजाकिया छवि बना दिया, वैसे ही ये ईवीएम को लेकर ये नेता विश्वास न करें, इसको लेकर भी इन्होंने डमी हैकर्स की टीम बनाई जो इनसे पैसे भी लिए, और ये ऐसा घाव दिया है कि ये कहीं बोल भी नहीं पा रहे। इतना जला दिया है कि अब ईवीएम इनके लिए मैटर नहीं है। ये जानते हैं कि ईवीएम में दिक्कतें हैं, लेकिन सबूत किसी के पास नहीं है।
आज जब मैं इस चीज़ को लेकर, मैं अभी तक तमाम बड़े नेताओं से मिल चुका हूँ, इसको लेकर मेरा अनुभव मैंने रखा है, दस्तावेज रखे हैं। वो कहते तो हैं विनय भाई इसमें दम है, आप शुरू करिए, लेकिन हम आपके पीछे खड़े रह सकते हैं, आपके साथ नहीं आ सकते, क्योंकि हम इतने जल चुके हैं, क्योंकि हम अब इस पर विश्वास ही नहीं कर सकते। कोई खुद साक्षात भगवान भी आके कहेगा कि नहीं मैं ईवीएम की आपको सबूत देता हूँ, तो भी हम नहीं मानेंगे। और ये मैं बात कर रहा हूँ उस लेवल पे जो मुख्यमंत्री तक रह चुके हैं। ये उन लोगों की बातें मैं बता रहा हूँ, मैं किसी कार्यकर्ता, किसी विभाग अध्यक्ष या फिर जिला अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो तमाम राज्यसभा सांसद दे रहे हैं, बना रहे हैं, लोकसभा के टिकट बांट रहे हैं, विधानसभा में अच्छे खासे नंबर लेकर नेता बनकर बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। ये वो हकीकत है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सटीक तरीके से एक तरह से गायब कर दिया है। तो अगर आप तमाम लोग जो जानना चाहते हैं कि ईवीएम को लेकर विपक्षी दल क्यों नहीं बोलता, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये खुद पैसे फूंक कर इतने जल चुके हैं कि अब ये ईवीएम को लेकर कुछ बोलना ही नहीं चाहते या उस मुद्दे पर जाना ही नहीं चाहते। मैंने अभी कुछ दिन पहले भी ट्वीट किया था कि अगर आपको सबूत चाहिए, जो कि सरकारी दस्तावेज है, ये मेरे नहीं है, आरटीआई से आई हुई जानकारियां हैं, मैं आपको देता हूं। आप इसको लेकर इलेक्शन कमीशन के सामने जाइए, क्योंकि आप राजनीतिक दल हैं, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। मैं अगर इस चीज़ को लेकर करता हूं तो मुझे पता है कोई विपक्षी दल मेरे पीछे नहीं आएगा। कल को जो कानूनी कार्रवाइयाँ होंगी, अदालतों में जो फैसला चलेगा, मेरे ऊपर केस लादे जाएंगे, उसमें कोई भी ये विपक्षी दल नहीं आएगा। जबकि फ़ायदा सबसे ज़्यादा, अगर ये चीज़ एक्सपोज हो जाती है, अगर ये चीज़ को पब्लिक के सामने लाकर इसे पटक दिया जाता है, तो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो विपक्षी दलों को ही है। अगर वो अपने लिए नहीं लड़ सकते, वो अपने परिवार, अपनी राजनीतिक पार्टी, अपने लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए नहीं लड़ सकते, तो विनय दुबे क्यों लड़ेगा। मैं बहुत कोशिश किया इन तमाम लोगों से मिलकर, अगर नाम लेना चाहूँगा तो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, समाजवादी के बड़े नेता हैं, ममता बनर्जी की टीम है जो प्रवक्ता अपने आप को कहती है, वो तक, ममता बनर्जी तक ये चीज़ नहीं पहुँच पाई। कारण ये है कि वो नहीं चाहते कि फिर से ये जलें। उनको लगता है कि ये सारी चीज़ें केवल बकवास है, होती कुछ नहीं है। लेकिन वास्तविकता ये है कि ईवीएम सबसे बड़ा इलेक्शन का फैक्टर है, और इसी को हल्का करने के लिए इन्होंने पूरी ये जो डमी हैकर्स बनाए हैं उसका एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है। आप चाहें तो ये वीडियो उन तमाम नेताओं तक भेज सकते हैं। वो मेरा चेहरा और मेरी बातों देखने के बाद वो मान जाएंगे कि हाँ, विनय भाई हमारे साथ बैठे थे और उन्होंने कुछ दिखाया था और हम चाहते थे करना, लेकिन इतनी बार जल चुके हैं कि अब हमारी हिम्मत साथ नहीं दे रही है। तो ये तमाम कारण हैं जो कि सबसे बड़े बेस हैं विपक्षी एकता को ख़त्म करने के लिए, और मुझे नहीं लगता कि 2024 में ये विपक्षी एकता हो पाएगी, क्योंकि जब तक एक उम्मीदवार के सामने एक उम्मीदवार नहीं लड़ेगा, तब तक भारतीय जनता पार्टी का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पर जो विपक्ष हैं वो इसलिए लड़ रहा है कि प्रधानमंत्री कौन है, जबकि इनको इसलिए लड़ना चाहिए कि पहले हमें लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए तमाम कैंडिडेटों को एक कैंडिडेट के सामने एक उतार कर पहले हमें सत्ता में आने का रास्ता बनाना है। उसके बाद हम तय करेंगे जिस पार्टी के पास ज़्यादा संख्या में सांसद होगा वो प्रधानमंत्री होगा। सिंपल सा एक कंडीशन है जो मैं समझ पा रहा हूँ। ये इतने सालों से राजनीति करने के बाद ये लोग ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं कि देश और लोकतंत्र बनाना पहली जो प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रधानमंत्री तो संसदीय दल की बैठक में संसद चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, वो तो बात की प्रक्रिया है। पहले आप लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए तो लड़ लीजिए। और यही सब तथ्य हैं, कार्यकर्ताओं की अनदेखी, संगठन का बिखराव, आपसी टकराव, एक दूसरे पार्टी और एक दूसरे उम्मीदवारों को हराने के लिए मेहनत करना चुनाव में, ये वो फैक्ट्स हैं। और ईवीएम का जो खेला है वो तो भगवान भरोसे है। अभी भी आपको लगता है कि ये बैठकें, सैकड़ों बैठक भी कर लेंगी तो भी भारतीय जनता पार्टी को हराना लगभग इन विपक्षी दलों के लिए तो नामुमकिन है। हम लोग एक मतदाता होकर कितने भी बीजेपी के खिलाफ वोट करें, लेकिन वो जो वोट बढ़ जाता है, मतदान जो बिखर जाता है, उसी का फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी लेकर सत्ता हासिल करती है। ये विश्लेषण कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। हो सकता है इस विश्लेषण करने में मुझसे कुछ गलतियां हुई हों, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हो सकता है तो इन तमाम जो नेताओं के सामने तक इसे रखें, उनको शेयर करें, उनको मैसेज करें, उनको टैग करें, क्योंकि ये हकीकत है उन्हें देखना बहुत ज़रूरी है। ये आईना उन नेताओं के लिए है जो अपने फ़ायदे के लिए, अपने सत्ता के लालच के लिए हम आम जनताओं की बलि दे देते हैं। उसके बदले में हमें खोना पड़ता है हमारा लोकतंत्र और संविधान। वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ये अब आपकी जिम्मेदारी है। अगली वीडियो बहुत जल्द, तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।